पिछले वीडियो में हमने स्लिंग मॉडल का जे यूनिट कैसे लिखते हैं वो सीखा था। इस वीडियो में हम सर्वलेट का जे यूनिट कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक सर्वलेट लिखा हुआ है, असेट मेटा डेटा अपडेट सर्वलेट। मुझे इसका जे यूनिट लिखना है। इसमें मेरे पास एक मेथड है डू पोस्ट। ठीक है, मुझे इस पर्टिकुलर मेथड का कोड कवरेज करना है। तो मैंने इसकी जे यूनिट फाइल लिखी हुई है। मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिक रूल तो सभी जे यूनिट फाइल्स का सेम ही रहता है कि हमें उस पर्टिकुलर क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम उस मेथड को इन्वोक करते हैं एक्चुअल डेटा के साथ, जिसका हमें कोड कवरेज करना होता है। तो यहाँ मैंने डू पोस्ट का कोड कवरेज के लिए एक्चुअल डेटा के साथ इन्वोक किया हुआ है। आप देख सकते हैं जो मेरा डू पोस्ट मेथड है उसमें मैंने रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स 2 पैरामीटर पास करे हैं। तो वही 2 पैरामीटर मुझे यहाँ पे भी पास करने हैं। ठीक है, ये तो बेसिक रूल है। अब हमें जो रिक्वेस्ट है वो कैसे फ्रेम करना है, रेस्पॉन्स कैसे हमें मिलेगा, क्या रिक्वेस्ट हम सेंड करें हमें क्या रेस्पॉन्स मिलता है, वो हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि ये असेट के लिए है, तो असेट भी हमारा JCR नोड की तरह ही हमारे पास सेव रहता है CRX में। तो हम उसकी भी रिसोर्स फाइल बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने असेट की भी रिसोर्स फाइल एक बना रखी है जिसका JCR प्राइमरी टाइप डेम असेट है। ठीक है, तो इन्वोक करने का तरीका मैंने आपको पहले बताया ही है। AEM हमें एक क्लास प्रोवाइड करता है AEM कॉन्टेक्स्ट, जिसका यूज़ करके हम JSON फाइल को लोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे JSON फाइल लोड की है और असेट का मैंने नाम डिफाइन कर दिया है asset.jpg। रिसोर्स फाइल का लोड होने के बाद मुझे करंट रिसोर्स इसमें फाइंड करना है, कौन से करंट रिसोर्स से मुझे एक्चुअल डेटा पिक करना है। तो उसके लिए मैंने अभी asset.jpg नोड में JCR कंटेंट नोड, उसमें मेटा डेटा नोड है, उसे मैंने करंट रिसोर्स की तरह लिया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार JSON फाइल में। ये मेरा asset.jpg का नोड हुआ, जिसके अंदर JCR कंटेंट का ये नोड हो गया, और इसके अंदर भी मेटा डेटा का एक नोड होगा जहाँ से मुझे डेटा पिक करना है। ये आप देख सकते हैं, ये रहा मेटा डेटा का नोड। यहाँ से मुझे एक्चुअल डेटा पिक करना है जो मैं एक्सपेक्टेड डेटा से कंपेयर करूँगा। ठीक है, आप जैसा कि आप देख सकते हैं डू पोस्ट में मैंने पहले रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से हेडर फाइंड कर रहा हूँ, फिर जो पैरामीटर्स है वो फाइंड कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट से जो भी मुझे हेडर मिलेगा या पैरामीटर मिलेगा तो वो पहले हम जे यूनिट में सेट कर देंगे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ मैंने यहाँ पे कैसे सेट किया है। आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट में मैंने यहाँ पे सेट हेडर किया है। जब ये मेरी फाइल के लिए कोड कवरेज करे या डीबग जब मैं अपनी फाइल को करूँ तो उसको हेडर भी मिले और पैरामीटर्स भी मिले, वरना तो ये इसको ब्लैंक मिलेगा अगर मैं कुछ भी यहाँ पे सेट नहीं करूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले रेफरर भी सेट किया हुआ है और पैरामीटर भी, जो मुझे रिक्वेस्ट में पैरामीटर मैप जो भेजना है वो भी मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। ठीक है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं, जैसे मुझे लास्ट मॉडिफाइड बाई जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू चाहिए थी, तो वो पर्टिकुलर वैल्यू मैंने रिसोर्स फाइल JSON फाइल से रीड करी है। पहले मैंने रिक्वेस्ट में जो रिसोर्स मिला है मेटा डेटा, उस ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट किया है। उसके बाद मैंने उसमें गेट वैल्यू मैप मेथड लगाया है, और फिर उसमें जो प्रॉपर्टी है लास्ट मॉडिफाइड बाई उसको मैंने रीड किया है। तो चलिए अब हम JSON में इसको देख लेते हैं ये यहाँ पे हमें कैसे मिलेगा। तो मेटा डेटा नोड हमारे पास ये रहा। अब इसमें हमें लास्ट मॉडिफाइड बाई प्रॉपर्टी देखनी है, तो वो आप देख सकते हैं ये रही वो प्रॉपर्टी जो हमें यहाँ पे रीड करनी थी। तो इस तरीके से हमारी JSON फाइल से हमें यहाँ पे सर्वलेट में भी डेटा मिल सकता है। फिर हम जैसे एज़ यूजुअल जो हमारा प्रोसेस है हम वो फॉलो करेंगे। हमने पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर फिर डू पोस्ट मेथड का जो हमें कवरेज करना है उसको इन्वोक किया है एक्चुअल डेटा के साथ। एक्चुअल डेटा आप देख सकते हैं हमने JSON फाइल से रीड किया है लास्ट मॉडिफाइड बाई को, और फिर हमने वो रिक्वेस्ट यहाँ पास कर दिया है। ठीक है, और जो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें जो कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट मिलता है AEM का, जो बाय डिफ़ॉल्ट AEM हमें प्रोवाइड करता है जे यूनिट के लिए, उससे हम रिक्वेस्ट भी ले सकते हैं और रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है,
तो उसके बाद मैंने बस ये चेक किया है कि जो हमें रेस्पॉन्स मिलता है वो हमें क्या 200 मिलता है। 200 मतलब होता है स्टेटस ओके। अगर हमें 200 स्टेटस कोड मिलता है तो इसका मतलब हमारा जो सबलेट है, जो डू पोस्ट मेथड है, वो बिल्कुल ठीक काम किया है। ठीक है, मैं आपको एक बार डीबग करते हुए यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। इस पर्टिकुलर आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। बेसिक रूल्स ही फॉलो हमें करने हैं, फिर हमारा JUnit ईजी हो जाता है। आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि ये जो जेसन फाइल है ये आपको खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप असेट कंसोल पे जाएंगे, डैम कंसोल पे जाएंगे, तो वहाँ से आप कोई भी पर्टिकुलर असेट उठा लीजिए। उसका आप जब .json लगा के एक्सटेंशन ओपन करेंगे तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ अपने आप फ्रेम होकर मिल जाएंगी। आप वहाँ से कॉपी करके इसमें रख सकते हैं। इस रिसोर्स का यूज़ करके फिर आपको अपना टेस्ट क्लास लिखना होगा। ठीक है, अब मैं एक बार आपको ये डीबग करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया है। अब मैं अपनी टेस्ट क्लास पे जाऊँगा। जो डू पोस्ट मेथड मैंने जिस टेस्ट मेथड में डिफ़ाइन किया है, मैं उसको राइट क्लिक करके डीबग एज करूँगा। तो कभी कभी होता है कि ये डीबग पर्सपेक्टिव में नहीं जाता, तो आप मैनुअली भी यहाँ पर डीबग पर्सपेक्टिव में इसको चेंज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मेरा ब्रेक पॉइंट जहाँ मैंने लगाया था वहाँ पे डीबग पॉइंटर आ चुका है। मैं F6 करके नेक्स्ट लाइन पे जा सकता हूँ, और जो मेरा पाथ वेरिएबल है, जो आप देख सकते हैं request.get पैरामीटर पाथ जो मुझे यहाँ मिल रहा है, वो मैंने अपने JUnit में जो डिफ़ाइन किया था वही वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि मैंने जो डीबग स्टार्ट किया है वो मेरे JUnit फाइल के लिए डीबग हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ। आप देख सकते हैं पाथ मैंने यहाँ पर जो डिफ़ाइन किया था वही मुझे यहाँ अपने क्लास में मिल रहा है। मैं नेक्स्ट लाइन पे जा रहा हूँ, फिर से F6 कर रहा हूँ। अब वैल्यू जो मुझे यहाँ मिल रही है एडमिन, ये जो वैल्यू मुझे मिली है वो मुझे मेरे टेस्ट क्लास के बेस पे ही मिली है। और टेस्ट क्लास में मैंने ये वैल्यू ली कहाँ से थी? ये वैल्यू मैंने रीड करी है अपनी रिसोर्स JSON फाइल से। तो लास्ट मॉडिफाइड बाई जो प्रॉपर्टी थी, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे एडमिन सेट की है, इसीलिए ये मुझे यहाँ पे एडमिन प्रॉपर्टी मिली है। ठीक है, मैं नेक्स्ट लाइन पे फिर से जा रहा हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो मेथड है, प्रोसेस मेथड है, ये कोई दूसरा मेथड है। इसी क्लास में मैंने एक मेथड और बनाया है। ये इसका कोड कवरेज भी अपने आप मैनेज कर लेगा, और जितने भी मेथड मैं इस मेथड में कॉल करूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं उन सब मेथड्स का JUnit लिखूँ। अगर मैंने अपने मेथड में उसको इन्वोक किया है तो ऑटोमेटिकली उसका कोड कवरेज आ जाएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट लाइन करूँगा तो आप देख सकते हैं ये मेरा JUnit सक्सेसफुल हो गया है। अब मैं आपको एक बार कोड कवरेज भी दिखा देता हूँ इस फाइल का। मैं अपनी JUnit फाइल पे जाऊँगा और इसमें जो मेरी क्लास है उसको मैं सेलेक्ट करके कवरेज एज JUnit कर दूँगा। और जब मैं अपने मेथड अब मैं अपनी क्लास पे वापस आ जाता हूँ, और अब मैं इसका कवरेज देखता हूँ कितना आता है। आप देख सकते हैं मेरा JUnit बिल्कुल सक्सेसफुल है, और आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि मेरा जो जैसा मैंने आपको बताया था सेंड CSV रेस्पॉन्स, ये मेथड का मैंने अलग से JUnit कवरेज नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी मेरा जो मेथड है JUnit फाइल है उसने इसका भी कवरेज अपने आप ले लिया है, क्योंकि मैंने डू पोस्ट मेथड में इसको इन्वोक किया था। ठीक है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, ग्रीन लाइन मतलब 100% कवरेज है उतनी पर्टिकुलर लाइंस का, येलो मतलब पार्शियल कवरेज हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी लाइन इसमें कवरेज हुई है, कितना इसमें मिस हुआ है। टोटल इसमें इफ़ कंडीशन में जो कॉम्बिनेशन है वो 6 है, उसमें से 3 कवरेज हुई हैं और 3 मिस हुई हैं। रेड मतलब होता है कि ये इसका कवरेज हमने नहीं किया है। मैं आशा करता हूँ आपको सबलेट का JUnit कैसे लिखते हैं वो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।